बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मोशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट Vf इक्वल टू Vi प्लस AT। इसमें Vf फाइनल वेलोसिटी है, Vi इनिशियल वेलोसिटी है, A एक्सेलरेशन और T टाइम। और सेकंड इक्वेशन है S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इसमें डिस्टेंस है। और थर्ड इक्वेशन है 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। वर्टिकल मोशन के लिए आप A को रिप्लेस कर देंगे G से फॉर डाउनवर्ड मोशन और A को रिप्लेस कर देंगे माइनस G से फॉर अपवर्ड मोशन। तो हम सिर्फ डाउनवर्ड मोशन फिलहाल कंसिडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी VF इक्वल टू VI प्लस GT। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी H इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी आप MCQ सॉल्व करें तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जीरो होती है। तो अगर आप इस इक्वेशन में Vi की जगह जीरो पुट कर दें तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। तो आ जाएगा H इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, यहाँ से T आ जाएगा √2H/G। तो ये इक्वेशन आप डायरेक्ट टाइम ऑफ फॉल कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं अगर आपको हाइट गिवन है किसी ऑब्जेक्ट की। और थर्ड इक्वेशन आ जाती है 2GH इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कर दें तो ये आ जाएगा VI यहाँ से जीरो हो गई तो 2GH इक्वल टू VF स्क्वायर। बेटा यहाँ से और यहाँ से आप रेशो बना सकते हैं, इधर से और इधर से। तो यहाँ से रेशो बनेगी H2/H1 इक्वल टू T2 स्क्वायर ओवर T1 स्क्वायर। यानी अगर आपको सिर्फ हाइट और टाइम गिवन है एक इंटरवल के और नेक्स्ट हाइट या टाइम में से कोई फाइंड करना तो रेशो जो है वो मोर सूटेबल है एज कम्पेयर टू इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरह यहाँ से अगर आप रेशो बनाएं तो H2/H1 विल बी इक्वल टू V2 स्क्वायर ओवर V1 स्क्वायर। आप लीनियर मोशन के लिए भी ये H को S से रिप्लेस करके ये रेशो यूटिलाइज कर सकते हैं। ये फार्मूला भी वहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर H को S से रिप्लेस कर दें। अच्छा बेटा एक MCQs है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया। आफ्टर व्हाट टाइम इट विल कवर डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। बताएं वो 20 मीटर डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेगा। तो आप टाइम कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन इसमें वो हाइट पुट करेंगे जो उसने कवर करनी है, टोटल हाइट नहीं पुट करेंगे। उसने हाइट कवर करनी है 20 मीटर तो आप 20 पुट करेंगे। तो T आ जाएगा √2 इंटू H/D। H में 20 पुट करेंगे जो उसने कवर करनी है, टोटल हाइट का हमें कंसर्न नहीं है। तो यहाँ से बेटा 0 0 से कट गया तो √4 आ गया जिसका आंसर होता है 2 सेकंड। तो 2 सेकंड लगेंगे उसे 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। नेक्स्ट एक और MCQ है, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट H एंड रीचेस ग्राउंड इन 8 सेकंड। हाइट H से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, वो 8 सेकंड में जमीन तक पहुंच रहा है। टाइम रिक्वायर्ड टू कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। तो बेटा यहाँ पे H1 जो है वो H के बराबर है और H2 जो है वो H/2 के बराबर है, जिसे मैंने H1/2 कर दिया। तो ये रेशो लगेगी यहाँ पे, ये रेशो वाला क्वेश्चन है। तो H2/H1 इक्वल टू T2 स्क्वायर ओवर T1 स्क्वायर। T1 कितना है 8 सेकेंड और T2 फाइंड करना है कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितनी देर में कवर हुआ। तो आप H2 की जगह ये रेशो आपने उल्टी रिवर्स याद करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द MCQs में सेकंड क्वांटिटी आपने फाइंड करनी होती है। जैसे यहाँ पे देखें T2 फाइंड करना है, तो अगर आप H1/H2 की रेशो याद करेंगे तो एंड में आंसर को इन्वर्ट करना पड़ता है, जिसमें आप लोग उससे गलती कर देते हैं। इसलिए आप रेशो याद ही उल्टी करके H2/H1 करके करें। तो H2/H1 इक्वल टू T2 स्क्वायर ओवर T1 स्क्वायर। H2 की जगह H1/2 पुट कर दें तो ये H1 से कट जाएगा। T2 फाइंड करना है तो और T1 की जगह 8 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे 1/2 बचा, ये 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 64 उधर चला जाएगा राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा 64/2। तो कटिंग होने के बाद आ जाएगा 32। तो T2 स्क्वायर आ गया 32 और T2 आ जाएगा √32, जिसको आप लिख सकते हैं √16 इंटू 2 32 को। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा, तो 4/2 सेकेंड टाइम लगेगा उसे फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए। नेक्स्ट आ गया बेटा लॉज ऑफ मोशन। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, in the absence of force, an object at rest will remain at rest, an object moving with uniform velocity will continue to do that। तो ये फोर्स का कंसेप्ट दे रहा है सिर्फ। और दूसरा इनर्शिया के बारे में बता रहा है। इनर्शिया क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी स्टेट को मेंटेन करने की एक प्रॉपर्टी होती है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। तो
जिसका मैस ज़्यादा है उसे मूव कराना मुश्किल है अगर वो रुका हुआ है, और अगर पहले से मूव करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है तो उसे रोकना मुश्किल होगा। तो इनर्शिया जिसका ज़्यादा हो उसकी स्टेट को चेंज करना उतना ही मुश्किल होता है, और मैस इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, ये फर्स्ट लॉ ये कहता है। तो फर्स्ट लॉ एक फोर्स का कंसेप्ट देता है, दूसरा इनर्शिया के बारे में कंसेप्ट देता है आपको, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ जो है ये फोर्स की मेजरमेंट देता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। अगर आप इनको इकट्ठा करें तो F आ जाएगा ma के बराबर। ये फार्मूला तब वैलिड है जब आपका मैस कांस्टेंट हो, वेरिएबल मैस के लिए ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते आप। अगर यहाँ से आप रेशो बना लें F2 और F1 इक्वल टू M2 ओवर M1, अगर A कांस्टेंट हो, और अगर मैस कांस्टेंट हो तो F2 और F1 इक्वल टू A2 ओवर A1, और अगर आपका F कांस्टेंट है तो फिर A2 ओवर A1 इक्वल टू M1 ओवर M2, इनवर्स रिलेशनशिप एक्सेलरेशन और मैस का। अच्छा बेटा, अगर मैस वेरी कर रहा है, जैसे रॉकेट की जब मोशन होती है तो उसका मैस कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा होता है, तो तब आप जो मोर जनरल फॉर्म यूज करते हैं फोर्स F इक्वल टू डेल्टा P ओवर T, इट इज मोर जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ बिकॉज ऑफ मैस। तो ये कांस्टेंट मैस के लिए भी यूज हो सकता है, ये वेरिएबल मैस के लिए भी यूज हो सकता है, तो इट इज मोर जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू डेल्टा P ओवर T। यानी ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है, ये भी न्यूटन, लेकिन ये मोर जनरल है। क्यों जनरल है? ये सिर्फ कांस्टेंट मैस के लिए यूज होता है, और ये कांस्टेंट के लिए भी हो सकता है और वेरिएबल के लिए भी। न्यूटन थर्ड लॉ जो है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट। अब एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडीज पे नहीं होता, डिफरेंट बॉडीज पे होता है। अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आप अपने पांव से रोड को पुश कर रहे हैं जमीन को बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इन रिएक्शन जमीन आप पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो एक्शन आप लगा रहे हैं और रिएक्शन जमीन अर्थ आप पे लगा रही है। तो एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे होता है, सेम बॉडीज पे नहीं होता, और ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब बेटा इसके बाद आगे इंपल्स क्या होती है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम when force acts for a short interval of time, और इसका फार्मूला होता है F इक्वल टू डेल P, और ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो जो इम्पल्स का डायमेंशन है वही मोमेंटम का डायमेंशन है। तो डायमेंशन या यूनिट जो है इम्पल्स का वो है मोमेंटम वाला, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। ये न्यूटन सेकेंड कहाँ से आया? यहाँ से। आप टी को उधर ले जाए तो न्यूटन सेकेंड, और यही यूनिट जो है वो इम्पल्स के हैं, और डायमेंशन भी दोनों की मैच करती है, इम्पल्स की और आपकी मोमेंटम की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इम्पल्स की डायमेंशन लिखें, तो जिसको बच्चे को पता होगा ना इम्पल्स और जो मोमेंटम का यूनिट सेम है वही उसकी डायमेंशन लिख सकता है। डायमेंशन मीन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, डायमेंशन तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट आपसे लिखने के लिए कहा जा सकता है। अच्छा बेटा, अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर क्या मूविंग ऑब्जेक्ट का इम्पल्स होता है? तो इसकी कंडीशन है मे, और आंसर है मे और मे नॉट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम में चेंज जीरो होगा, तो इम्पल्स भी जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है Vf इज इक्वल टू Vi, तो डिफरेंस जीरो आ जाएगा mvf माइनस mvi का। तो जब डिफरेंस जीरो है तो मोमेंटम के अंदर चेंज जीरो है, तो इम्पल्स भी जीरो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो फिर उसका इम्पल्स होगा। तो अगर आपसे MCQ में पूछा जाए डज द मूविंग ऑब्जेक्ट हैज इम्पल्स, तो आपने कहना है, टिक करना है मे और मे नॉट। ठीक है, वजह क्या है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हुए इम्पल्स जीरो है, लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करते हुए इम्पल्स है। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी। तो मैथमेटिकली मोमेंटम मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो इसका रिलेशन है P इज इक्वल टू mv। इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड है। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म को अगर आप मोमेंटम की फॉर्म में लिखें तो एक्सप्रेशन बनता है P स्क्वायर ओवर 2m। ये कैसे बनता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अगर आप इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दें अपने पास से, तो ऊपर आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर और नीचे 2m। ये mv मोमेंटम होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं p स्क्वायर ओवर 2m। तो इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये इस मोमेंटम की फॉर्म में इस तरह लिखी जा सकती है। यहाँ से अगर आप p कैलकुलेट करें तो p का एक फार्मूला आता है √2m काइनेटिक एनर्जी।
तो ये भी एक मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलेशन है। तो यहाँ से बेटा एक एमसीक्यूज है, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी अगर मोमेंटम के बराबर है देन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, इनको आप इक्वेट कर ले पहले, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, वी पावर से कट गया तो 2 उधर ले जाए तो वी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह एक और एमसीक्यूज है, टू बॉडीज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ये कंडीशन गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम विल बी, उनके मोमेंटम की रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो काइनेटिक कंडीशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बी, तो इसका रिलेशन आप मोमेंटम वाला यूज करेंगे, पी ए स्क्वायर ओवर 2 एम ए इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर ओवर 2 एम बी, ये 2 से कट जाएगा। तो आप P मोमेंटम की रेशियो फाइंड करनी है तो पी बी को इधर ले जाएं और एम ए उधर ले जाएं, तो पी ए स्क्वायर ओवर पी बी स्क्वायर इक्वल टू एम ए ओवर एम बी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो पी ए ओवर पी बी आ जाएगा अंडर रूट एम ए ओवर एम बी। नेक्स्ट आ गया बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है आपके पास, आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है, जिसपे कोई बाहर से फोर्स एक्ट ना करे, एक ऐसा सिस्टम जिसपे कोई बाहर से फोर्स एक्ट ना करे उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर आप एक बर्तन में गैस को इनक्लोज कर दें कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर एक सिलेंडर में, तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा क्योंकि बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहे। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले होगा उतना कोलिजन से बाद होगा। ये टू स्फीयर सिस्टम के लिए m1 v1 प्लस m2 v2 ये टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, और ये टोटल मोमेंटम है राइट साइड पे आफ्टर कोलिजन। इसमें v1 डैश v2 डैश वेलोसिटीज हैं आफ्टर कोलिजन और v1 और v2 वेलोसिटीज हैं बिफोर कोलिजन, और ये वन डायमेंशनल मोशन है, स्ट्रेट लाइन। इसी तरह अगर एक गन से बुलेट फायर की जाए तो उसके लिए जो गन की रिकॉइल वेलोसिटी होती है कैपिटल वी, उसका फार्मूला होगा माइनस एम वी और कैपिटल एम। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के रिजल्ट्स हैं। इसमें स्मॉल वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, स्मॉल एम मास ऑफ गन और कैपिटल मास ऑफ बुलेट, और कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ गन। नेक्स्ट एक्सप्लोजन अगर हो तो जितना मोमेंटम एक्सप्लोजन से पहले होगा उतना एक्सप्लोजन के बाद होगा। तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन है एम वी, ये है मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। आपकी बुक में सिर्फ 2 फ्रेगमेंट लिए गए एक्सप्लोजन के बाद, वैसे रियल में मैनी फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन बुक को फॉलो करते हुए हमने सिर्फ 2 फ्रेगमेंट लिख रहे हैं। तो एम वी मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन ऑफ शेल इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। नेक्स्ट जो रॉकेट की मोशन होती है ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इन अकॉर्डेंस होती है। तो रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला होता है एम वी ओवर कैपिटल एम। इसमें एम क्या है, मास पर सेकंड, यानी इसका यूनिट जो होगा एम का वो किलोग्राम पर सेकंड होगा। ये मास खाली नहीं है, ये मास ऑफ द इजेक्टेड गैसेस पर सेकंड है। और ये इक्वेशन शो कर रही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मास कैपिटल एम डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन रॉकेट का इंक्रीज होता रहता है। और आपकी बुक में लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर रॉकेट जो है वो 10,000 किलोग्राम पर सेकंड फ्यूल कंज्यूम करता है, और इससे जो गैसेस इमिट होती हैं वो 4000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इमिट हो रही होती हैं। ये आपको एमसीक्यूज के लिए। और जो 80% मास होता है रॉकेट का वो फ्यूल उसमें होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है आपको। नेक्स्ट आ गया बेटा इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम सिस्टम का सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, और ये आइडियल सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल है। रियल में ऐसी कोई कोलिजन नहीं है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे, क्योंकि जब आप 2 बॉल्स को कोलाइड करवाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ये 2 मार्कर्स को मैं अगर कोलाइड करूं तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो कुछ एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो रियल में कोई भी ऐसी कोलिजन नहीं है जो आपकी इलास्टिक कोलिजन हो। तो ये आइडियल सिचुएशन में हम इलास्टिक कोलिजन जो है वो अज्यूम कर सकते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन ये एक ऐसी कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो, मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है, इलास्टिक में भी और इन इलास्टिक में भी। और अगर आप इलास्टिक कोलिजन के लिए कैलकुलेशन करें तो जो वेलोसिटीज ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन होगी उसके एक्सप्रेशन होंगे v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। और v2 डैश जो सेकंड बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगी वो होगी 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। इनमें याद सिमिलैरिटी है, याद रखने का तरीका ये है
कि बेस दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर, ये फैक्टर जो है वो इधर शिफ्ट हो गया है, m2 शुरू में आ गया, m1 बाद में आ गया है, और ये फैक्टर इधर शिफ्ट हो गया, m2 को m1 से रिप्लेस कर दिया। अब बेटा इस फार्मूलों की बेस पे हम 4 केसेस डिस्कस करेंगे जो इलास्टिक कुलियन के इसके बाद, ठीक है। इन ये फार्मूले आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि ये इसमें सिमिलैरिटी है, इसलिए आपने इसको ध्यान से याद कर लेना है। नीचे डिनोमिनेटर सबका सेम है, m1 प्लस m2 चारों टर्म्स का, और ये जो न्यूमरेटर है ये इंटरचेंज हो जाता है। अगर आप v1 डैश याद कर लें तो v2 डैश आप इससे बना सकते हैं।